तो जो टॉपिक है लास्ट क्लास में, अगर आपने देखा होगा, लास्ट क्लास किसी को ध्यान है तो हम लोग ने बेसिक्स पढ़ा था, जिसमें कि सेट का सारा कुछ पार्ट, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने, नॉर्मल जो सेट होता है, सेट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कितने टाइप के सेट्स होते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के दिन हम लोग जो भी सेट में ऑपरेशंस होता है, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये सब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और इसके साथ ही वेन डायग्राम से कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम मिलेगा तो कुछ क्वेश्चंस भी एग्जांपल के तौर पे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करूंगा फर्स्ट थ्योरी से, जिसको इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स बोलते हैं। इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इंटरवल पढ़ते हैं। इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है। क्या क्या टर्म है? फर्स्ट टर्म है कि क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल, एंड सेकेंड टर्म है ओपन इंटरवल। अब ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है? तो मान लो कि कोई भी टर्म है, एक्स है, एक एज्यूम कर रहे हैं, कुछ दो टर्म है, एक्स है और वाई है। और एक्स वाई क्या है भाई? तो ये कुछ नहीं है, एक्स एंड वाई जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। मतलब एक्स और वाई जो भी है वो एक रियल नंबर है। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को कोई बोलता है रियल नंबर, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर, कुछ भी। सपोज करो नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, इसको समझने में इजी होगा। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब कोई बोल देगा कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब हुआ? पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है y ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 5। फिर से x है, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन 6 है, और एक y है, ये लेस देन 6 है, ग्रेटर देन 1। ये चार तरह का स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि x, यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब 1 भी है और 1 से बड़ा भी है, तो 1 इसमें क्या होगा? इंक्लूड होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? लेस देन इक्वल टू है, मतलब 5 भी है और 5 से कम भी है। हाँ, तो हायर लिमिट 5 से कम भी है तो 5 भी इंक्लूड हो गया। इसी को अगर हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1,5, और ये बड़ा ब्रैकेट देंगे। बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 5 इंक्लूडेड है। बिग ब्रैकेट का मतलब है 5 इंक्लूडेड है। तो ये जो हो गया, ये कंप्लीट क्लोज इंटरवल का एग्जांपल है। सिमिलरली अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है जी? सेकंड का क्या लिखेंगे? y का बताओ, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे कि y का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 तो नहीं हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो 1 भी इंक्लूड होता, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है तो सबसे उस पहला नंबर कौन सा आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। तो इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे सिंबलाइज करेंगे? इसको फिर हम लोग इस वे में लिख सकते हैं, 1 2 5।
ये क्या हो गया, अभी ये ओपन इंटरवल है, मतलब कि वन इंक्लूड नहीं है। अगर मान लो कि हमको दोनों क्लोज इंटरवल में ही देना होता है तो कैसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 5 लिख सकते हैं कि 2 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। अगर 1 को शो करना है लेकिन इंक्लूड नहीं है वो दिखाना है तो हम लोग क्या, ये वाला कर्व वाला ब्रैकेट देंगे, ये कर्व ब्रैकेट देंगे। सिमिलरली ये दिखाना है, अब तो इजी हो गया, अब तो समझ में आ रहा होगा। अब सिमिलरली थर्ड दिखाना है, तो देखो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। क्यों, 6 से छोटा चाहिए, 6 से बराबर नहीं चाहिए, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल सिंबल में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका लिख सकते हैं कि क्लोज इंटरवल 2 एंड ओपन इंटरवल 6, और क्या लिख सकते हैं 2 और 5, इसमें तो क्लोज जाएगा क्योंकि 5 तो है। सिमिलरली जो लास्ट है, सिमिलरली जो लास्ट है ये है, यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 1 क्या है, 1 से बड़ा है, y ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 भी लिख दूं, नहीं 6 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 6 से तो छोटा है, 6 लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। और इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर सिंबलाइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ओपन 1 6, दोनों साइड ओपन, मतलब 1 और 6 को छोड़ के सारा नंबर इसके बीच का। या फिर क्लोज इंटरवल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 से 5 तक, ऐसे लिख सकते हैं। क्लोज और ओपन का बात है, अगर एक साइड ओपन हमको लिखना है, दूसरे साइड क्लोज लिखना है इसी को, तो कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये ओपन लिखे, ये ओपन है, तो ओपन 1 से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में सिंबलाइज करना है तो ओपन 1 से लिखना पड़ेगा टिल 5, और 5 इंक्लूडेड है तो क्लोज है। तो ये सिंपल था इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स। ये हम लोग को जब कंडीशन सेट, जो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर सेट किसी का फॉर्म करना होगा तो वहाँ पे इस टाइप का इंटरवल्स का यूजेज हम लोग करते हैं। ठीक है, इंटरवल्स हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है क्या, वेन डायग्राम। क्या है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्यों पढ़ना है, देखिए वेन डायग्राम क्या होता है कि जो कुछ भी हम लोग अभी सेट के बारे में पढ़े थे वो सब क्या स्टेटमेंट के थ्रू पढ़े थे, पर वेन डायग्राम में हम लोग डायग्राम बना के इसको अंडरस्टूड करने का कोशिश करते हैं। इसमें एक बॉक्स लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं क्या है, ये यू है, और यू यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसी के अंदर अगर हम लोग को कोई बोलेगा कि एक सेट ए है तो एक सेट बना देंगे, ये है ए सेट। कोई बोलेगा एक दूसरा सेट भी है, बी है, बी बना दिया। अब हम लोग का जो ऑपरेशन है, इसका जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट है, वो सब समझने में वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है, और इसी के लिए हम लोग वेन डायग्राम को पढ़ते हैं। तो अगर यूनिवर्सल सेट बोलता है तो जो स्क्वायर टर्म, जो बिग बॉक्स यहाँ पे बनाया गया है, उसको जनरली हम लोग वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट से शो करते हैं। और यूनिवर्सल सेट होता है, कंटेक्स्ट आपको याद है कि अगर स्टूडेंट की बात हो रही है तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा। अगर फ्लावर्स की बात हो रही है तो सारे तरह के फ्लावर्स, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। अब मान लो कि एक एग्जाम्पल देते हैं वेन डायग्राम का, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल 1। क्या हम लोग के पास एक यूनिवर्सल सेट है, सपोज यू है एक यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर ऑल नेचुरल नंबर्स हैं टिल 10, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कहाँ तक है, 10 तक का नेचुरल नंबर है।
इसका एक सेट बनाया गया है जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, एक सेट और है ए, एक सेट और है ए, 2 4 6 8। ठीक है, अभी एक चीज तो क्लियर है कि यू में भी 2 4 6 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज तो क्लियर है कि ए जो है यहाँ पे वो सबसेट ऑफ यू है, ये तो क्लियर है। मतलब कि ए जो है वो ए का सारा एलिमेंट ऑलरेडी यू में है। अगर यू और ए को अभी हम लोग को वेन डायग्राम पे शो करना रहेगा तो हम लोग कैसे शो करेंगे, देखिए कैसे शो करेंगे। एक हम लोग यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, ये हो गया हम लोग का यूनिवर्सल सेट यू। अब यहाँ पे लेकिन यू का वैल्यू क्या होगा, तो 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ऐसे यूनिवर्सल सेट चारों तरफ फैला हुआ है। इसमें से ए सेट कौन सा होगा, अगर कोई बोलेगा कि ए सेट कौन सा है भाई, मार्क करके बताओ। तो ये हम लोग का ऐसे एक सेट बन जाएगा ए, यू हो जाएगा टोटल यूनिवर्सल सेट बॉक्स का, और ए सेट बना देंगे जिसमें कि ए का मेंबर्स होगा। ए का मेंबर्स कौन सा है, 2 4 6 8। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वेन डायग्राम में हम लोग का। सिमिलरली अगर कोई बोल दे कि एक बी सेट भी है, एक बी सेट है जिसमें क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स है लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन सा हो जाएगा, 3 5 7 9 और 1। 1 मिस हो गया, 1 भी हो जाएगा। तो जो बी सेट बनेगा, कोई बोल देगा बी सेट बनाने के लिए, सॉरी, कोई बोल देगा आपको बी सेट बनाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इधर कहीं कोई 1 रहेगा। कोई बोल देगा बी सेट रिप्रेजेंट करना भाई वेन डायग्राम से, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग, फिर से जो भी मेंबर है इसका 3 5 7 9 1, 3 5 7 1 है एक, 9 कहाँ गया, 9 लिख देते हैं, 9 3 5 7 9 1। तो ये जो हम लोग का सेट हो जाएगा, ऐसे हम लोग बी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम क्या है, तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट का, सो दैट कि हम लोग को इजिली अंडरस्टूड हो सके, इजिली इसको विजुअलाइज कर सके। अभी वेन डायग्राम हो गया। अभी वेन डायग्राम के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वो है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो ऑपरेशन में मेनली 3 तरह का ऑपरेशन सेट का होता है जनरली। जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट होता है इसमें वो क्या होता है, यूनियन। सेकंड होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। एंड जो थर्ड होता है वो होता है डिफरेंस, डिफरेंस। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को पढ़ते हैं। सबसे पहले यूनियन को पढ़ते हैं। यूनियन क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनियन से। यूनियन, तो देखिए यूनियन में क्या है कि अगर कोई भी दो सेट, अगर कोई सेट मान लो एक सेट है ए और एक सेट है बी, दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, या फिर कुछ भी एम्प्टी सेट भी मान सकते हो। सपोज करो दो सेट है ए एंड बी, और जब भी ए यूनियन बी बोलता है कोई, यूनियन का सबसे पहले सिंबल होता है, यूनियन का सिंबल ये होता है यू। तो कोई भी जब बोलता है कि ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब हुआ, ये यूनियन बी का मतलब हुआ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी
जो होगा वो क्या होगा, मेंबर ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए में जो भी एलिमेंट है और बी का सारा एलिमेंट सारा मिलके क्या होता है, ए यूनियन बी बनाता है। ए यूनियन बी होता है वो। अगर कोई बोलेगा कि व्यू कैसे कैसे पता चलेगा, अगर आपको कोई बोलेगा वेन डायग्राम से समझाओ, वेन डायग्राम से समझाओ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये रेक्टेंगल क्या है, ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, कोई भी कुछ भी कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट है ये। और इसके अंदर क्या है, दो छोटा छोटा सेट है भाई, एक है ए, एक है यहाँ पे ए बना देता हूँ, एक ये है ए, और सिमिलरली एक अलग सेट भी है, वो है बी। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया आपका जो भी ये एरिया कंप्लीट दोनों के अंदर का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया ए और बी का कंप्लीट जो एरिया हुआ, इसके अंदर जो कुछ भी हुआ वो ए यूनियन बी के मेंबर हो गए। तो यहाँ पे ए यूनियन बी एक जो नया फॉर्म होगा, ये भी एक क्या है, एक नया सेट है, ये एक नया सेट है सी। अभी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल 1। सपोज करो एक सेट ए है, एक सेट ए है 2 4 6 8, ये एक सेट है ए। एक और सेट मानते हैं बी, एज्यूम करते हैं बी सेट है, दूसरा सेट बी क्या है 6 8 10 12। अब कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, तो इसलिए ये भी एक नया सेट बनेगा, यूनियन करके कर दिया है तो। हाँ, दो सेट का मर्जिंग है, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी क्या है, एक नया सेट बनेगा, बना दिया। इसका मेंबर कौन कौन सा होगा, तो सारा ए का मेंबर और सारा बी का मेंबर। तो सारा ए का मेंबर लिखते हैं, क्या है 2 4 6 8। बी का सारा मेंबर कौन सा है 6 8 10 12। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में सारा ए का एलिमेंट, सारा ए का एलिमेंट आ गया, और इसके साथ ही सारा बी का एलिमेंट भी आ गया। लेकिन एक बात और गौर करेंगे कि ए में भी 6 और 8 कॉमन है, और बी में भी 6 और 8 कॉमन है। तो सेम कॉमन टर्म को बार बार लिखने का जरूरत नहीं है ए एंड बी में भी। तो इसको और हम लोग लिख सकते हैं, इसको और सिंपली लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12। क्योंकि वो दोनों कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स को दो बार लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार ही लिख के काम चल सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया ये यूनियन बी क्या होगा, क्या होगा। तो अगर ए सेट का मेंबर दिया हुआ है, ए सेट रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी सेट रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट हम लोग मर्ज करके राइट डाउन कर देते हैं सेट के फॉर्म में, क्योंकि ए यूनियन बी भी एक नया सेट बन जाएगा। और क्या देखें, तो जो रिपीटेड इंटिटी है, जो रिपीटेड एलिमेंट है, उसको दो बार लिखने का जरूरत नहीं है अगर ए और बी दोनों में कॉमन है तो। ऐसे ही अगर सी भी रहेगा, कोई बोल देगा ए यूनियन बी यूनियन सी, कोई अगर एक सी सीट भी दे देगा, उसमें भी रहेगा 2 4 6, और कोई बोलेगा ए यूनियन बी होल यूनियन सी करना है, तो क्या करेंगे, सी का भी सारा एलिमेंट ऐड करेंगे। ए यूनियन बी में ए यूनियन बी ये है, ए यूनियन बी ये है, इसी के साथ सारा एलिमेंट सी का भी इसमें ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखोगे तो सी ऑलरेडी 2 4 6 है, जो कि ए यूनियन बी में है ही है, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। ना कि फिर से 2 4 6 हम लोग लिखेंगे। तो अगर कॉमन एलिमेंट है तो उसको दो बार लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार ही लिखना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी ये हो जाएगा। तो अभी आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा यूनियन। यूनियन के बाद हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं।
और उसके बाद हम लोग फिर एक दो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज में चलिए तो एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे कि समझने में इजी हो। एग्जाम्पल 1 समझ गया है, अभी देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 इसमें क्या है, इसमें एज्यूम करते हैं कि एक सेट है जिसमें राम है, गीता है एंड अकबर है, ठीक है। और एक सेट और एज्यूम करते हैं वाई, इसमें क्या क्या है, इसमें भी गीता है, डेविड है एंड अशोक। 3 स्टूडेंट हैं एक्स में, 3 स्टूडेंट है वाई में। एक्स जो है वो क्या है, ये स्टूडेंट है जो कि स्कूल हॉकी टीम में है। और ये स्टूडेंट जो है वो क्या है, स्कूल फुटबॉल टीम में, ठीक है। एक चीज और देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो गीता है, ये गीता स्कूल के हॉकी टीम में भी है और गीता स्कूल के फुटबॉल टीम में भी। अब अगर आपसे कोई बोलेगा कि एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एक्स यूनियन वाई क्या होगा और इससे क्या मतलब अंडरस्टूड करते हैं हम लोग। तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो यूनियन है तो सारा एलिमेंट्स लिख देंगे, दोनों सारे एक्स का सारा एलिमेंट और वाई का सारा एलिमेंट एक्स यूनियन वी में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम आएगा, हाँ गीता आएगी, क्योंकि गीता वाई में भी है तो 2 बार गीता लिखने का जरूरत नहीं है। फिर क्या होगा, अकबर आएगा, फिर डेविड, फिर अशोक, ये आएगा। तो एक्स यूनियन बी तो ये हो गया। लेकिन अगर पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, मतलब इससे कि क्या समझते हो आप, क्या अंडरस्टूड कर रहे हो, कोई बोल देगा कि एक्स है ये, वाई है ये, एक्स में राम गीता अकबर है जो स्कूल हॉकी टीम में है, वाई में जो है गीता डेविड अशोक है जो स्कूल फुटबॉल टीम में है। तो एक्स यूनियन बी का क्या मतलब है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो राम गीता अकबर डेविड एंड अशोक है, ये क्या है, या तो ये हॉकी खेलते हैं, है कि नहीं, या तो ये हॉकी खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या फिर दोनों खेलते हैं, मतलब सब कुछ। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टूडेंट हैं, इससे एक चीज तो क्लियर है कि या तो ये हॉकी खेल रहे होंगे, खेलते होंगे, या फुटबॉल खेलते होंगे और बोथ गेम में होंगे। कोई भी इसमें से ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कुछ भी नहीं खेलता होगा, है कि नहीं, कुछ ना कुछ गेम तो ये खेलता ही होगा। या तो हो सकता है कि वो हॉकी खेले, अगर हमको नहीं पता है कि, अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है कि कौन हॉकी टीम में है कौन फुटबॉल टीम में है, बस दिया हुआ है कि एक्स यूनियन वाई है, और एक्स क्या है जो हॉकी खेलता है, वाई क्या है जो फुटबॉल खेलता है। तो एक्स यूनियन वाई को इंटरप्रेट करने बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स यूनियन वाई में जो भी मेंबर्स हैं वो या तो हॉकी खेलते होंगे, या तो फुटबॉल खेलते होंगे, या फिर हो सकता है तो दोनों गेम खेलते होंगे। ये यूनियन का मतलब होता है। सिमिलरली उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशंस यूनियन का जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। हाँ, प्रॉपर्टीज देखते हैं, सॉरी। और अगर आपको डेफिनेशन बेस में चाहिए तो हम लोग यूनियन को इस वे में भी लिख सकते हैं कि 2 सेट है, समझ लो ऊपर एग्जांपल जो दिया था यहाँ पे, कहाँ गया यूनियन का, हाँ 2 सेट है, एक सेट है ए
एक सेट है बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और क्या, एंड क्यों नहीं, मतलब या तो एक्स ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे, किसी से भी बिलोंग कर सकता है या दोनों से बिलोंग करे, सब चलेगा। तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, एक्स है, सच दैट एक्स जो है ए से भी बिलोंग करता है, ए क्या है, एक्स क्या है, बी से भी बिलोंग करता है। दोनों जगह से बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर ऑपरेशंस ऑफ यूनियन देखेंगे तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं, जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं हम लोग, लिखते हैं ए यूनियन बी। ये क्या है, ये इक्वल होता है बी यूनियन ए, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इजी है। ए यूनियन बी जो है इक्वल होगा बी यूनियन ए के। अगर ग्राफ से देखें तो ए यूनियन बी मतलब ए का सारा पोर्शन बी का सारा पोर्शन, इक्विवेलेंट होगा किसके, बी के सारा पोर्शन प्लस ए का सारा पोर्शन। तो ए यूनियन बी लिखे या बी यूनियन ए लिखे, बात सेम है। सेकंड है, सेकंड है आपका ए यूनियन बी ऑफ यूनियन ऑफ सी। ए यूनियन बी का होल, ये एक नया सेट बना, ये एक नया सेट बनेगा, और इसका पूरा का यूनियन विथ नया सेट कोई सी। इसका क्या है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। और इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव। इसका क्या मतलब हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ए का सारा मेंबर, ए का सारा मेंबर बी का सारा मेंबर, ये दोनों मर्ज हो जाएगा, कॉमन को नहीं लिखेंगे। फिर ये जो एक नया सेट बनेगा, ये क्या एक नया सेट बनेगा, इसको फिर क्या करेंगे, इसके साथ मर्ज कर देंगे, और ये इक्विवेलेंट होगा बी यूनियन सी का यूनियन विथ ए। इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं, सबको राइट डाउन कर देना है बस। जैसे कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी का दिखाया जाए, यहाँ पे क्या था, ए यूनियन बी था, एक मान लो कि एक सी है, यहाँ पे ऐसे सेट सी है ये, अब यहाँ पे सेट सी है, तो अब जो होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, वो क्या होगा, ये भी पोर्शन आ जाएगा अब, ये पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्विवेलेंट होगा ए यूनियन बी का होल यूनियन सी, इक्विवेलेंट होगा ए यूनियन बी यूनियन सी का। थर्ड जो है आपका, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो ए यूनियन फाई, बताइए फाई क्या है, फाई है हम लोग का जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता और उसका यूनियन ए के साथ, तो क्या अल्टीमेटली बचेगा हम लोग के पास, ए ही बचेगा, ए सेट ही बचेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है जी, फोर्थ है ए यूनियन ऑफ ए का यूनियन विथ ए। क्या होगा, ऑब्वियस बात है ए का यूनियन विथ ए
ए ही हो जाएगा, ए स्क्वायर नहीं होगा, ए ही हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन थोड़ी हो रहा है। ए का यूनियन ए मतलब कि अगर कोई सेट ये बस ए का यूनियन करना है किसके साथ, इसी के साथ, तो क्या बचेगा, ए ही बचेगा सिर्फ। ए का यूनियन विथ ए यही होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ। नाम से उतना कुछ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये यूनियन है, अगर किसी सेट का यूनियन करेंगे उसी के सेट के साथ, तो सेम सिमिलरली वही चीज, सेम चीज आएगा। लास्ट है लॉ ऑफ यू, विच इज यूनिवर्सल सेट का यूनियन विथ सम सेट अनदर सेट ए इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। ये है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ऐसा क्यों हो रहा है, यूनिवर्सल सेट का यूनियन जब करेंगे ए के साथ तो यूनिवर्सल सेट क्यों आ जा रहा है, देखो यहाँ पे, चलो देखो ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट ये है, मतलब ये पूरा बॉक्स वाला पार्ट, ये है आपका फुल यूनिवर्सल सेट। तो एक मेंबर तो पूरा यू हो गया। सेकंड कौन था, यूनियन किसके साथ करना है, ए के साथ करना है, इसके साथ, इस ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए तो कॉमन है यूनिवर्सल सेट में। मतलब कि इसी टाइप का एग्जांपल आ जाएगा, कहाँ गया, कहाँ गया, 2 4 6 और ए की तरह आ जाएगा। हाँ, ए सेट में 2 4 6 सेट है, मान लो कि ये यूनिवर्सल सेट है, उसी का अंदर में ए है, मतलब इसी में से कोई मेंबर उसका ए का भी है, तो ये मान लो ए 2 4 6, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी करेंगे तो फिर अल्टीमेटली ए ही आ जाएगा। तो वही चीज है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो है वो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सब कुछ आ जाता है, तो उसका यूनियन अगर किसी भी सेट के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ है नहीं। अभी हम लोग थोड़ा इसके बाद एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल्स देखते ही हम लोग को सारा कुछ इजिली समझ में आने लगेगा। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग सबसे पहले यूनियन का। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is subset of B, find A union B। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, दो सेट है, और कैसा सेट है, तो ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब कि ए का जो एलिमेंट है वो बी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से करते हैं। मान लो कि एक ए सेट है जिसमें है ए ई, ठीक है, और एक बी सेट है। अब ए क्या है, बी का सबसेट है, इसका मतलब ए और ई तो इसमें होगा ही, और भी एक्स्ट्रा टर्म हो सकता है ये। अब बोल रहा है कि अभी देखो कंडीशन फुलफिल हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो गया कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, हाँ भाई ए का जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी, ए का जो एलिमेंट है ऑलरेडी बी में प्रेजेंट है, तो कंडीशन सबसे। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी अगर लिखेंगे हम लोग, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखिए ए का सारा एलिमेंट, ए ई और बी का भी सारा एलिमेंट, ए ई आई ओ यू, ए और ई कॉमन है तो उसको क्या हम लोग सिंगल ही लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू, ये हो गया क्या, ए यूनियन बी। अभी ध्यान से देखेंगे तो ए यूनियन बी और बी क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए
यूनियन बी क्या होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है, कब, गिवन ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और इसी तरह से इजी है, कुछ भी आप यूनियन कितना भी पेयर्स का निकाल सकते हैं। एक सेट ए को कंसीडर कीजिए, एक सेट बी को कंसीडर कीजिए, और उसके साथ दोनों को मर्ज कर दीजिए, और जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको रिप्लेस कर दीजिए सिंगल से। दो बार लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद अभी हम लोग शुरू करते हैं जो सेकेंड ऑपरेशन है, विच इज इंटरसेक्शन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया यहाँ तक। अभी हम लोग चलते हैं इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो सेकंड जो ऑपरेशन है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें भी हम लोग एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, दो सेट है, सेट ए और सेट बी। इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, अपोजिट ऑफ यूनियन, जस्ट ऐसे। और इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो सब मेंबर होगा। मतलब कि अगर कोई पूछ देगा कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ, तो वो ये एक्स है भाई, सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, और नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड दोनों में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ए में दे दिए, ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन उस केस में नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ऊपर का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो, सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से शो करते हैं। वेन डायग्राम पे शो करने के लिए क्या हम लोग एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये बन गया हम लोग का यूनिवर्सल सेट यू। इसमें क्या है, दो है, ए है और बी है। ठीक है, ए बना दिया, ये है भाई सेट ए। फिर क्या है, एक सेट बी बनाया, ये है सेट बी। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इसका जो कॉमन है क्या है, जो ए में भी रहे बी में भी रहे, तो सिर्फ ये पोर्शन कॉमन है, और ये कॉमन पोर्शन ही क्या है, ए इंटरसेक्शन। ठीक है, आई होप आप लोग को वेन डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि एक ए है, सच दैट ए क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 6 है। आई होप आप लोग को इंटरवल ध्यान में होगा। और बी है जो है 2, 3, 5। ये दो सेट है, और इसका बोल देगा कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो ये भी क्या, एक नया सेट बनेगा। कैसा, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि ए में सारा एलिमेंट और बी में सारा एलिमेंट, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले ए तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे लिखेंगे, इजी करेंगे इसको। क्या हो जाएगा, ए का मेंबर कौन कौन सा होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 1 तो होगा ही, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, एंड 5 होगा। 6 नहीं होगा क्योंकि 6 लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं। और बी क्या है, 2, 3, 5, 2, 3, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों का कॉमन। तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2, 3, 5। समझ में आ गया। सिमिलरली यहां से भी एक सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है कि अगर बी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, बी अगर सबसेट ऑफ ए है, देन ए
इंटरसेक्शन बी होगा आपका बी। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन रहेगा ए और बी में वही होगा, और बी चूंकि सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट टू बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर वेन डायग्राम से भी हम लोग समझ गए, अब इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, इसके भी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके भी 4-5 प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके? बी इंटरसेक्शन ए के, क्योंकि जो दोनों में कॉमन रहेगा वही होगा। तो इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए, क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। और इसको भी इस केस में क्या बोलेंगे? इसके लिए ये हो जाएगा एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा ये। सेकंड क्या होगा? सेकंड देखते हैं। सेकंड इसमें लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटरसेक्शन सी जो होगा वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के। मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए और बी में जो कॉमन रहेगा वो लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन अगर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए और बी में जो कॉमन होगा वो पार्ट होगा। सिमिलरली इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट है और सी में जो कॉमन है, इन दोनों का कॉमन जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा सिमिलरली इसके भी। और इस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग? इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। 2 मिनट रुको। तो एसोसिएटिव लॉ हो गया। थर्ड लॉ जो है उसको लॉ ऑफ फाई और लॉ ऑफ यू बोलते हैं, विच इज फाई intersection with any set A will be equal to phi. Similarly, universal set का intersection with any set A is equal to A. इस लॉ को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ यू और लॉ ऑफ आई। लॉ ऑफ इंटीसेट फाई और यू। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। यू क्या होता है? यू एम्प्टी सेट होता है, और ए क्या? कोई भी सेट। तो एम्प्टी सेट एक तो हम लोग को पता है पहले कि एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ ऑल सेट होता है, और एम्प्टी सेट में और ए सेट में कॉमन क्या रहेगा? एम्प्टी सेट में एम्प्टी सेट ये है फाइव, और एक कोई ए सेट है 2 4। तो कोई बोल देगा फाइव इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट तो हर जगह प्रेजेंट रहता है, तो एम्प्टी सेट का मेंबर और ए सेट में जो कॉमन हो, क्या कॉमन होगा? कुछ नहीं, खाली। तो इसलिए ये हो जाएगा 5। सिमिलरली यू यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए सेट। देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता था? ये बॉक्स ऐसे बना देते थे हम लोग और यूनिवर्सल सेट हो जाते थे। इसके अंदर अगर कोई सेट ए है तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला पोर्शन ही, ए ही। तो इसलिए U of universal set intersection with set A is equivalent to A। आई होप आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर परेशानी होगी तो दोबारा आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लॉ है फोर्थ लॉ विच इज ए
इंटरसेक्शन विथ ए इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू ए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये भी इजी है। हाँ, कोई सेट ए का इंटरसेक्शन विथ इटसेल्फ, तो ए का कॉमन एरिया सारा एलिमेंट उसका, और फिर ए का ही कॉमन एलिमेंट, तो सेम सेट हो जाएगा ए, सेम सेट ए हो जाएगा। एक लास्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो शायद हो गया है, एसोसिएटिव लॉ होता है। ये होगा आपका बी यूनियन सी, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ए का यूनियन विथ बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो इक्विवेलेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बी और बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब हुआ कि बी और सी में जो कॉमन है, सॉरी बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया कि बी का सारा एलिमेंट और सी का सारा एलिमेंट, मतलब बी और सी में सारा कुछ कंक्लूड हो जाएगा। और सिमिलरली ए का उसके साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो सारा आ जाएगा, और बी चूंकि यूनियन के साथ सी है तो बी और सी में तो बी और सी का सारा एलिमेंट है, और ए का उसके साथ इंटरसेक्शन, तो मतलब है कि अगर कोई तीन सेट है, यहाँ पे एक सेट है आपका ए, एक सेट है आपका बी, और एक सेट है आपका सी। ये क्या बोला, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब ये सारा कुछ मेंबर इसमें आ जाएगा, ये पोर्शन सारा आ जाएगा बी यूनियन सी में। इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, मतलब ये ए है, तो इस पूरे एरिया में जो कॉमन है ए के साथ, तो कॉमन क्या है, ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कॉमन है, यही वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है। अब देखिए इधर से निकाल के देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में मतलब ये वाला एरिया कॉमन रहेगा इस बार, ये छोटा सा एरिया, और ए इंटरसेक्शन सी में ये छोटा सा एरिया, और इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, यही सेम एरिया हो जाएगा। तो ऐसे करके ये लॉ आया है। अभी क्या करते हैं कि हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं अब वेन डायग्राम से, कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा। ऐसे तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ए इंटरसेक्शन बी जो भी कॉमन एरिया होता है। इसका एक दो एग्जाम्पल हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज करें एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि एक सेट है ए, जो कि है 1 2 3
एक सेट है बी विच इज बी ले लेते हैं 3 4 5। एक सेट सी बनाते हैं 5 6 7 8। अब कोई आपसे पूछ देगा, कोई पूछ देगा कि बताओ ए क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा ये। तो सबसे पहले मान लो कि ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या सबसे पहले, ए इंटरसेक्शन बी क्या सबसे पहले, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, क्या क्या कॉमन है इसमें, 3 4 ए में भी आ रहा है, 3 4 बी में भी आ रहा है, 3 और 4। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है उसका सी के साथ। ठीक है, सी तो यहाँ पे है, सी में देखिए 3 4 है कि नहीं, नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछ देगा बताओ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे। बी यूनियन सी करते हैं, यहाँ है बी और सी, बी यूनियन सी करते हैं, तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 3 4 5 6 7। और इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। बी यूनियन सी यहाँ हो गया, इंटरसेक्शन किससे करना है, ए के साथ करना है। ए में देखिए बी यूनियन सी और ए में क्या क्या कॉमन है, 1 2 3 4 इधर है, इधर 3 4 है, तो ये हो जाएगा आंसर 3 4। बस क्या है, ये जो दोनों टर्म है ये ए में कॉमन है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो इंटरसेक्शन इसी के साथ कंप्लीट हुआ। और अब जो हम लोग जो थर्ड ऑपरेशन था, 3 ऑपरेशन था, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो जो थर्ड ऑपरेशन है वो क्या है, डिफरेंस। तो अभी हम लोग डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड जो ऑपरेशन है क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट का क्या मतलब है, कोई भी दो सेट, अगर आपके पास दो सेट दिया हुआ है ए और बी, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है डिफरेंस ऑफ टू सेट ए और बी। और इसका मतलब क्या होता है कि द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब कि सेट ऑफ एलिमेंट्स belongs to A but not belongs to set D। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसका मतलब देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मतलब। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिए, सपोज कीजिए एक ए सेट है विच इज 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक सेट क्या है बी विच इज 2 4 6 8। अब अगर कोई पूछता है कि ए माइनस बी, ये सेट क्या होगा, द सेट ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए में होना चाहिए पर बी में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है जो बी में है। तो बी में है 2 है 4 है 6 है 8 है। यहाँ पे 8 तो छोड़ो, तो यहाँ पे क्या है 2 4 6, 2 4 6 ए में भी है और बी में भी है। तो क्या करेंगे कि ए का सारे एलिमेंट लिख लेंगे जो कि बी में नहीं है। तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया एंड
5 बच गई। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 135। मतलब a में तो हो पर वो b में बिलोंग ना करता हूँ। तो a में देखिए 1 2 3 4 5 6 है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि सारा एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ए का सारा एलिमेंट हो गया और वो बी में रहे तो उसको माइनस कर देंगे। बी में कौन कौन सा 2 4 6 8 है। तो 2 गया 4 गया 6 गया 8 तो है नहीं। तो अल्टीमेटली क्या बचा ए माइनस बी 1 3 5। सिमिलरली अगर कोई बोल देगा बी माइनस ए तो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। मतलब कि बी में है पर ए में ना हो। तो ऐसा कौन कौन सा है देखिए। बी का सारा एलिमेंट क्या क्या है। तो 2 है 4 है 6 है 8 है। हाँ और ए में देखिए इसका कोई एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है। हाँ है। कौन सा है 2 है और 4 है। अच्छा भाई 2 और 4 है तो 2 और 4 यहाँ पे नहीं होगा बी माइनस ए में। तो अल्टीमेटली ये क्या बचेगा 6 और 8। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। टू 4 6 8 6 भी है सॉरी 6 भी है में 6 भी है। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 8। सिर्फ बचेगा 8। यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज तो क्लियर है कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। सेट के केस में a माइनस बी माइनस ए के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल दे सकते हैं। अगर वेन डायग्राम से अगर कोई बोले कि वेन डायग्राम से कैसे इसको अंडरस्टूड करेंगे तो देखिए वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। यहाँ पे बनाते हैं। ये मान लीजिए कि एक यूनिवर्सल सेट है। इसमें एक बनाया ए, ये ए है और दूसरा क्या है बी। अब अपन को क्या करना है ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी क्या होगा कि ए में जो बी प्रेजेंट ए का सारा एलिमेंट हो लेकिन जो बी में कॉमन हो वो ना हो। तो कॉमन क्या है तो कॉमन देखेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या है ए में कॉमन है जो कि बी में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन जो बच गया है ये सारा ये जो सारा पोर्शन बच गया क्रॉस्ड में ये क्या है यही है आपका ए माइनस बी। सिमिलरली अगर कोई बी माइनस से बोलेगा तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा ये वाला सारा पोर्शन हो जाएगा। ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी माइनस। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सबसे पहले तो इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को सिंबलाइज करते हैं हम लोग जैसे कोई बोलेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको सिंबलाइज करते हैं ए डैश। ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर कोई पूछेगा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब ए के एलिमेंट्स ए अगर कोई सेट है तो उसका एलिमेंट छोड़ के
बाकी सब कुछ यूनिवर्सल का, जो भी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट रहेगा वो सारा कुछ होगा। वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे? ये मान लीजिए यू है, एक यूनिवर्सल सेट है, और ये है कोई सेट ए। तो इस पोर्शन को छोड़ के, इस पोर्शन को छोड़ के ये जो बाहर का स्पेस जो भी बच गया, ये सारा स्पेस जो है, ये सारा क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से दिख रहा है, सिंपल सा है कि ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया? यू यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट में जो ए वाला पोर्शन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यू माइनस ए। ये भी हम लोग इस वे में लिख सकते हैं। तो कोई, चलो एग्जांपल दे देते हैं इसका। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लिखते हैं, तो एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसके अंदर है x such that x is greater than equal to 0 and less than equal to 10, और एक सेट a है which is 2 4 6 8। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, तो अपन को पता है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, तो u माइनस ए होता है, मतलब u का सारा एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं हो। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले u को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको ब्रेक करेंगे। एक क्या है, तो x हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 10 तक। ए क्या है? 2 4 6 8 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? u माइनस ए, या फिर u में जो जो ए का एलिमेंट है उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या क्या बच गया? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 1 3 5 7 9 और। तो आई होप आप लोग को ए कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा होगा। एंड एक चीज और है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ऑब्वियस बात है, ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ऑलवेज सबसेट ऑफ यू होगा। ये तो इजी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और कोई भी परेशानी हो तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। और सिमिलरली दोबारा वीडियो देखने पे थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, तो आप स्पीड उसका इंक्रीज करके उसके बाद देख सकते हैं। अभी हम लोग आज जल्दी से इसके बाद प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, इस लॉ में क्या होता है? ये लॉ बोलता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये क्या होगा? यू होगा। ऑब्वियस बात है, अगर ये ए है और इसका यूनियन कर देंगे, ये ए है अंदर वाला पोर्शन, इसका यूनियन कर देंगे ए डैश के साथ जो कि इसके बाहर वाला पोर्शन है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सही बात है भाई। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा? ये हमेशा फाई हो गया। ऑब्वियस बात है, क्योंकि ए ये है और इस ए को छोड़ के जो बाकी सब यूनिवर्सल सेट में बचा वो ए यूनियन है, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन कुछ भी नहीं है तो वो एक नया सेट बना देगा। क्या बना देगा? एम्प्टी सेट बना देगा। सेकंड है आपका, थर्ड है
इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए यूनियन बी, दो सेट है ए और बी, उन दोनों का यूनियन किया और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो कॉमन पर्सन हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉमन का कॉम्प्लीमेंट। कॉमन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट लॉ है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा? ए सेट ही हो जाएगा। कैसा होगा? ये सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये बाहर वाले। और इस ए डैश का कॉम्प्लीमेंट फिर से अगर लेंगे तो फिर कौन सा स्पेस बचा रहेगा? यही ए का स्पेस बचा रहेगा, तो फिर से वो क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। एंड इसी के साथ लास्ट लॉ है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये लॉ क्या कहता है कि अगर फाइव एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फाइव। ऑब्वियस बात है, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो इस पूरे सेट को यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, इस पूरे सेट को छोड़ के, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं, तो फाइव हो जाएगा। और फाइव का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ कुछ नहीं को छोड़ के सारा कुछ, तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये इतना लॉ था इसका, और इसी के साथ ऑपरेशन ऑफ सेट कंप्लीट होता है। अभी हम लोग को दो टर्म और रेसिडुअल रह गया, इसको कंप्लीट करना। फर्स्ट है कार्डिनैलिटी, ये लास्ट टर्म होगा इसका। आई होप इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन कंटिन्यू फेज में रहेगा तो सही रहेगा। सोचा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो जो कार्डिनैलिटी होता है, इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है कि हम लोग अभी पढ़े थे कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे, एक ये सेट है 2 4 6 8, एक सेट है बी विच इज 1 2 4 5। कोई बोलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, इसको 3 एलिमेंट का रखता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कोई बोल देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये क्या होगा? देखिए, तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होता था कि ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट। तो ए का सारा एलिमेंट कौन सा है? सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 4 6 8, और बी का एलिमेंट 1 2 4, जिसमें से जो रिपीटेड है उसको दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 6 8 2 4। दो बार लिखने का जरूरत नहीं है, एक ही बार चलेगा काम।
16824। तो एन यूनियन बी यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो कार्डिनैलिटी सेट का जो रूल है वो बोलता है कि ए यूनियन बी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो इक्विवेलेंट होगा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, माइनस माइनस क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि दो बार तो लिखना नहीं है, एक ही बार लिखना है, तो माइनस करेंगे क्या, जो दोनों में कॉमन है। एन कॉमन कौन सा है, 2 4 था, ए इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका कार्डिनैलिटी। अब ऐसा कोई भी पूछेगा कि इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि हो गया। अभी मान लीजिए एक स्पेशल कंडीशन देता हूँ, एक स्पेशल कंडीशन देता हूँ कि ए एंड बी जो है आर डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट। अब ए और बी डिसजॉइंट सेट है, तो सबसे पहले तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि डिसजॉइंट सेट्स आर दोज सेट जिसका कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 5 आता है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। तो वो दोनों सेट, उस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा एन ए प्लस एन बी के, राइट। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाएगा, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो उस केस में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये जो रूल है, ऑब्वियसली जो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का रूल है, ये ओनली फॉर फाइनाइट सेट होता है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट में तो चलते जाएगा, तुम कभी निकाल ही नहीं सकता कि ये ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो फाइनाइट सेट के लिए होगा, फॉर फाइनाइट। एक और रूल है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, इसके साथ हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक और लास्ट रूल पढ़ लेते हैं, क्या है ये, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट। इसका क्या है, 3 सेट का कॉम्बिनेशन रहेगा। ऊपर जो हम लोग पढ़े वो 2 सेट का कॉम्बिनेशन पढ़े। थर्ड सेट की मान लीजिए कि फॉर कोई भी सेट, फाइनाइट सेट, फॉर फाइनाइट सेट ए बी एंड सी, 3 सेट है। इन तीनों सेट के लिए अगर कोई पूछ देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो इक्विवेलेंट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन से इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपल सा बात है, जब आप एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करोगे तो सारा का एलिमेंट मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर तुम एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी डायरेक्ट कर दिए तो सारा एलिमेंट जुड़ गया ए बी सी का, प्लस इसमें से कुछ कॉमन एलिमेंट भी होगा जो ए और बी दोनों में होगा तो उसको माइनस किया, बी और सी में होगा तो उसको माइनस किया। सॉरी, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन, इन दोनों में जो कॉमन होगा बी और सी में भी कॉमन होगा तो उसको माइनस किया, सी और ए में भी कॉमन होगा उसको माइनस किया। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा टर्म माइनस हो जा रहा है जो तीनों में कॉमन है, तो इसलिए उसको एक यहाँ पे लास्ट में प्लस कर दिया। तो इसी के साथ सेट का सारा थ्योरी आई गेस
कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 इसका करेंगे, क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं होता है सॉल्व तो कोई मतलब नहीं है थ्योरी से सिर्फ। तो पार्ट 3 में हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन सेट्स सॉल्व करेंगे, जिसमें कि एनसीईआरटी एंड मिसलेनियस एंड स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम्स जो भी रहता है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स बहुत सारे सेट्स में आते हैं प्रॉब्लम, इन सबको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।